हेलो एवरीवन, 12th क्लासेस की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। 11 मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तैयार हुए बेटा। आने वाले टाइमिंग में जो डाउट सेशन आप लोगों के लिए हम लोग ला रहे हैं, उसमें आप लोग अपने उन 11 मॉड्यूल को पढ़ने के बाद यानी फर्स्ट सॉलिड चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद निश्चित तौर पर आप लोगों की कुछ क्यूरीज, क्वेश्चन पुटअप होंगे, होना भी चाहिए। एक साइंस स्टूडेंट के ब्रेन के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब उसका ब्रेन साइंस लायक नहीं है, उसका ब्रेन साइंस जैसा काम नहीं करना चाह रहा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइमिंग में हमारी लाइव क्लासेस में आप लोगों को डाउट सेशन, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट सेशन डाल सकते हैं, समाधान आप लोगों को दिया जाएगा। तो आज हमारी जो क्लासेस होगी बेटा, वो क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। उसका हम लोग मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे। और माई सेल्फ फारूकी सर, नाम तो सुना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। विलियन, जैसे ये शब्द आया बेटा विलियन, थोड़ी सी मैं आप लोगों को पदार्थ यानी मैटर यानी द्रव्य का वर्गीकरण बताता हूं आपको। पदार्थ हमने उन्हें कहा था जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, वो पदार्थ है। पदार्थ को 2 प्रकार से बांटा गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और वो 2 पदार्थ क्या थे, 2 वर्गीकरण रूप क्या था? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। याद आ रहा है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। ओके, शुद्ध पदार्थ को हमने 2 तरीके से बांटा था, तत्व और यौगिक। इसका मतलब तत्व हमेशा शुद्ध पदार्थ होगा और यौगिक भी हमेशा शुद्ध पदार्थ होगा। खैर, हम इस सेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम अगले सेक्शन की बात करेंगे जो कि मिश्रण है। मिश्रण का मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, अब समझिएगा, पदार्थ यानी तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी है और मिश्रण भी पदार्थ है। मैं भी पदार्थ हूं, आप भी पदार्थ है, आपका पेन भी पदार्थ है, स्थान घेर रहा है, द्रव्यमान है। ब्रह्मांड की हर वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान है और जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो पदार्थ है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब, अगर मैं अपनी आंखों को बंद कर दूं, मुझे आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब मेरी कान की ज्ञानेंद्रियां ये बता रही कुछ है। आंखों से मुझे दिख रहा है, मुझे मालूम चल रहा है कुछ है। नाक से, स्मेल से मैं मालूम लगा पा रहा हूं बेटा कि कुछ ना कुछ है। ठीक है, जुबान पर रखने के बाद मुझे स्वाद, टेस्ट से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ है। इट मीन्स पदार्थ है। ओके, तो पदार्थ का एक सेक्शन होता है मिश्रण, और मिश्रण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, या फिर तत्व और यौगिक हो सकते हैं बेटा, और उन्हें किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। किसी भी अनुपात में मतलब उनकी मात्राएं कितनी कितनी भी हो, मिला दिया जाए तो प्राप्त उस पदार्थ को, क्योंकि वो भी पदार्थ होगा, नाम देंगे अपन मिश्रण। अब यहीं से आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए, वो क्या है सुनिएगा। और वो बात है बेटा कि मिश्रण को जो 2 प्रकार से बांटा गया ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या क्या? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ओके, सुना है नाम हम लोगों ने? ओके, समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिन 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिनको मैं अवयव कह दूं, उस मिश्रण को बनाने वाले ये अवयव का मतलब वो पदार्थ, तत्व हो सकते हैं, तत्व और तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं बेटा। वो मिलाए जाने के बाद इस हद तक मिल जाए, समांगी मिश्रण में बता रहा हूं मैं आपको, इस हद तक मिल जाए कि
उस रूप में हम उन्हें पहचान ना सकें, वो अपनी इस हद तक मिल जाए कि अपनी पहचान एक तरीके से आइडेंटिटी खो दें, जिनको मिलाया गया था। समांगी मतलब एक मोटे अर्थों में हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल से उदाहरण से मैं आपको बताता हूं बेटा। मान के चलिए मैंने शुगर, शक्कर, सुक्रोज, ओके, उसको पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद आपने देखा कि वो पूरी तरह से घुल गई, मतलब हमको अब शक्कर के क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। अगर उसमें से मैं एक चम्मच अपनी जुबान पर रखूं तो दूसरा चम्मच रखूं, हर बार मुझे उसका स्वाद, रंग, रूप, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन एक जैसा नजर आएगा। इसको कहेंगे हम लोग समांगी मिश्रण। यानी मिलाए गए दो या दो से अधिक घटकों का एक जैसा कंपोजिशन हो जाए, संगठन हो जाए, हम उसमें रंग, स्वाद या अन्य और स्थितियों के आधार पर विभेद ना कर सके, वो समांगी मिश्रण है। और विभेद हो रहा है, इसका मतलब वो विषमांगी मिश्रण है। बिल्कुल ठीक। तो आप अपने दिमाग में भर लीजिए बेटा कि समांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम है विलयन। क्या? समांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम है विलयन। होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों को, जिनको अपन अवयव या घटक कह देंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को अवयव या जिन्हें हम घटक कह देंगे, मिला दें और मिलाने के बाद क्या बन जाए बेटा? होमोजीनस मिक्सचर बन जाए, वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। जिसका क्या मतलब निकलेगा कि उस मिले हुए रूप में मिलाए गए घटकों को हम लोग रंग, रूप, स्वाद या केमिकल कंपोजिशन के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। इज दैट क्लियर? अगर मैं पानी के अंदर कोई ऐसा पदार्थ मिला दूं या किसी भी एक में दूसरा ऐसा पदार्थ मिला दूं कि मिलाए जाने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि देखो सर ये हैगा, ये हैगा, तो समझ लीजिए कि वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो विषमांगी मिश्रण है। राइट? हम किसकी बात कर रहे हैं? विलयन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? होमोजीनस मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात होगी बेटा। अब अगर उस समांगी मिश्रण अर्थात विलयन को, विलयन कहना चालू कर दूंगा मैं अब समांगी मिश्रण को, ठीक है? अगर उस विलयन को बनाने में दो घटकों का इस्तेमाल किया गया है तो वो कहलाएगा द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन बेटा। क्या? द्विअंगी विलयन, ओके? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं अपन इंग्लिश में, बाइनरी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कम से कम दो घटक तो मिलाएंगे ना मिश्रण को बनाने बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन, ओके? और अगर तीन घटक मिला दिए जाए बेटा, तीन अवयव, तो वो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। बहुत सारे मिला दिए जाए तो वो बहुअंगी विलयन कहलाएगा। ओके? हमें फोकस किस पर करना है बेटा? द्विअंगी विलयनों पर करना है, बाइनरी सॉल्यूशन पर करना है इनको। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं आपको यह ये बताऊं, मान के चलिए मैंने क्या किया, अब जिन अवयवों को मिलाया गया है ना बेटा, जिन पदार्थों को मिलाया गया है, जिन घटकों को मिलाया गया है, वो भौतिक अवस्था की दृष्टि से कुछ भी हो सकते हैं। मिलाए गए दोनों घटकों की एक जैसी भौतिक अवस्था भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, जिसके आधार पर हम लोग विलयन को आगे वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके? मैं आपको अगर यूं बताऊं कि मान के चलिए इस जल में, समझना ध्यान से बेटा, इस जल में, इसमें बेटा इस पात्र में जल भरा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो, कि जब जल को उबाला जाए तो उसमें से कुछ बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब उसमें वो बुलबुले रूपी गैस घुली हुई थी, जो अब उबालने पर बाहर निकल रही है। यहां से बहुत सारे लॉजिक जोड़िए बेटा। लॉजिक नंबर एक, कि उबालने पर निकल रही है बुलबुलों के रूप में गैसें। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह निकला कि ताप बढ़ाने पर, लिसन केयरफुली, समझ रहे हैं मेरी बात को, ताप बढ़ाने पर उस विलयन में, विलयन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जल में जो चीज घुली हुई थी वो निकल रही है। राइट? वो वायुमंडलीय गैसें हो सकती हैं।
वो O2 गैस हो सकती है, N2 गैस हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है, या फिर और भी कुछ हानिकारक गैसें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन निकल रही है। इसका मतलब क्या निकला कि वो दोनों घटक अब अलग अलग हो रहे हैं। तो ताप बढ़ाने पर गैस जो उस जलीय विलयन में घुली हुई थी वो ताप बढ़ाने पर बाहर निकल रही है। इसका मतलब निकला ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलीयता, लिसन, गैसों की द्रव में विलीयता कम होती है, गैसों की द्रव में विलीयता कम होती है। इसका मतलब इसमें इसको गर्म करने पर अगर ये बुलबुलों के रूप में ये बाहर अगर निकल रही है, और अगर मैं इसको कह दूं बेटा ये O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है बेटा, इसके अंदर जो गैस घुली हुई थी वो टेम्परेचर गर्म करने पर अगर बाहर निकल रही है, तो आप इससे क्या समझेंगे कि गैसों की द्रव में विलीयता ताप बढ़ाने पर कम होती है। इसका मतलब मुझे बताएंगे। इससे एक और बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूं, ये तो पढ़ ही रहे अपन। अगर मैं आपको कहूं कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं ना, जलीय जीव जंतु, ठीक है, जल के अंदर रहते हैं, वो उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी श्वसन क्रिया के लिए उपयोग करते रहते हैं। अब सोचिएगा यहां से, क्या उन जलीय जीव जंतुओं के जीवन यापन को संपन्न बनाए रखने के लिए गर्म जल उनके लिए उपयुक्त होगा कि ठंडा जल? बताइए। यस, ठंडा जल, क्योंकि गर्म जल में गैस जो घुली हुई थी ना, ऑक्सीजन, उसकी प्रतिशत मात्रा क्या होगी? कम होगी। उनके श्वसन के लिए जितनी आवश्यक होनी चाहिए थी उससे कम होती है। तो जलीय जीव जंतुओं के लिए ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है जीवन यापन के लिए। ओके, चलिए खैर आगे भी पढ़ना है अपन को। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, तो ये अगर विलयन है, ये अगर विलयन है, तो ये विलयन क्या होगा? O2 गैस का क्या बेटा? O2 गैस का जलीय विलयन हुआ। ओके, जलीय विलयन, ऑक्सीजन गैस जल में घुली हुई, ये जलीय विलयन हुआ, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि बेटा जिसमें इसके अंदर अगर दो घटक हैं, तो वो दो घटक कौन कौन से, दो अवयव कौन कौन से? तो आपको कि सर एक तो ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब इसमें एक घटक की भौतिक अवस्था क्या हुई बेटा? गैस। वो कौन है? ऑक्सीजन। और जल जो आप जानते हैं, जल कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, तो दूसरी भौतिक अवस्था क्या हुई? द्रव। तो ये एक प्रकार का जो विलयन है वो गैस का, यानी O2 गैस का, गैस का जल, जल की भौतिक अवस्था क्या होती? द्रव। तो गैस का द्रव में बना हुआ विलयन हो गया। तो मैं ये कहने का प्रयास आपको समझा रहा हूं, या कहने का प्रयास आप कर रहा हूं कि बेटा जिन दो अवयवों को या दो से ज्यादा अवयव या घटकों को मिलाया गया है ना, उनकी भौतिक अवस्था कुछ भी हो सकती है। ठोस का द्रव में बना विलयन हो सकता है, जैसे नमक है, चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये प्रकृति में ठोस रूप में पाए जाते हैं। इनका जल में बना हुआ विलयन क्या होगा? ठोस का, ठोस मतलब यूरिया, नमक, चीनी, ग्लूकोज, जल में यानी द्रव में बना हुआ विलयन हो गया। यूं भी हो सकता है द्रव का द्रव में बना हुआ विलयन, जो हम आपको एक तालिका के रूप में आपको ऑलरेडी पीडीएफ में नोट्स मिले हुए हैं, उनमें आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, ठोस का ठोस में भी विलयन होता है। दो जो ठोस अवस्था में जो पाए जाते हैं, उन दोनों को पहले पिघला दिया जाए और पिघलाने के बाद उनको मिला दिया जाए, तो क्या होता है? एक ठोस के क्रिस्टल जालक में दूसरे ठोस के क्रिस्टल जालक के परमाणु एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पीतल। पीतल में, ब्रास में बेटा कॉपर और जिंक होता है, Cu और Zn, कॉपर और जिंक। कॉपर भी नेचर में ठोस और जिंक भी नेचर में ठोस। तो दरअसल ठोस को ठोस में बना हुआ विलयन ये कैसे बनते हैं? दोनों को पहले मेल्ट किया जाए और मेल्ट करने के बाद दोनों को पिघलाने के बाद दोनों को मिला दिया जाए, फिर उनको ठंडा होने दिया जाए, तो अब हमें जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? ठोस का ठोस में बना हुआ विलयन। ओके, खैर ये तो रही बात इनकी। तो मैं यहां से इस बात को तो यहां से फिनिश करता हूं। मैंने आपको जो बताया था कि हम लोग ऑलमोस्ट ज्यादातर इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, उस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, दो घटक, दो अवयव होंगे,
भौतिक अवस्था की दृष्टि से कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और अंतर वाले भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, अब देखिए विलयन जो द्विअंगी है उनमें से एक घटक को नाम दिया जाता है बेटा विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरे घटक को बोला जाता है विलेय, सॉल्यूट। विलायक प्लस विलेय मिलकर बनाएंगे विलयन, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए कि हमें बार बार दिक्कत ना हो, उस सुविधा के लिए हमने विलायक को ए कह दिया और विलेय को बी कह दिया। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए बना रहा हूं, चूंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सर अगर ए बोल रहे हैं तो वो विलायक के लिए होगा, बी बोल रहे हैं सर तो वो विलेय के लिए होगा, और चूंकि ए और बी से ए इंटू बी नहीं होगा, वो कहलाएगा ए प्लस बी, दोनों को मिलाकर। चूंकि आपको एक और बात बता दूं, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, सूत्र चाहे वो समांगी हो या विषमांगी हो, उसका फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी अनुपात में मिलाए गए हैं। फॉर्मूले किनके होते हैं, यौगिक के, या प्रतीक किनके होते हैं, तत्वों के, लेकिन इनका ना तो प्रतीक ही ना कोई फॉर्मूला होगा। ये बात है, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। आप उसके अवयवों के फॉर्मूले बता सकते हैं, अवयवों के, जैसे मैंने कहा नमक का जल में बना हुआ विलयन, तो आप नमक का सूत्र बोल रहे हैं NaCl और जल का बोल रहे हैं H2, तो ये आप अवयवों का सूत्र बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप मिश्रण यानी समांगी मिश्रण यानी विलयन का सूत्र नहीं बता रहे, आप घटकों का सूत्र बता रहे हैं। ओके, तो मिश्रण का चाहे वो समांगी हो या विषमांगी हो, विषमांगी हम यहां पढ़ नहीं रहे हैं, समांगी की बात कर रहे हैं, विलयन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक तो ये। अब देखिए आप लोग कुछ तर्कों को समझिएगा। तर्क क्या है बेटा, सबसे पहले विलायक को कैसे परिभाषित किया जाए। विलायक की परिभाषा के लिए आप ऐसा समझिए बेटा कि वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। मतलब विलयन अगर द्रव है, सुनिएगा, विलयन अगर द्रव है तो इन दोनों घटकों में से जो भी द्रव होगा, दो घटकों में से जो द्रव होगा वो कौन कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो विलायक वह घटक है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, ठीक है। अगर विलयन गैस है तो जो दो मिलाए गए उनमें से जो गैस होगा वो विलायक होगा। अब यहां आपके क्वेश्चन फिर अराइजेस होता है आपके माइंड में कि सर मान के चलो जो दो मिलाए गए उन दोनों की भौतिक अवस्था समान हुई तो फिर हम कैसे पहचानेंगे। तो उसका तरीका क्या है बेटा, जिस घटक की मात्रा अधिक हो, समझ रहे आप, या तो इस आधार पर कर लीजिए आप कि जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, या आप यूं कह दीजिए कि जिसकी मात्रा अधिक हो उसे अपन क्या बोलेंगे, विलायक यानी सॉल्वेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर। और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे क्या बोला जाएगा, विलेय बोला जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, चूंकि विलयन को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं तो A प्लस बी कह सकते हैं, या फिर हम इसे S से भी इंडिकेट कर सकते हैं बेटा, किससे, S से। ओके, मतलब देखिए अगर मुझे एक पदार्थ जिसको मैं विलायक कह रहा हूं, मतलब A, और मैंने यहां W लिख दिया। अब देखिए W के आधार पर A लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा विलायक का भार। क्या हो जाएगा, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। अभी आप ऐसा समझ लो, अगर बेटा मैंने लिखा Ma, तो Ma का मतलब हो जाएगा, M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान और 1 का मतलब हो गया विलायक, तो ये हो जाएगा A का मोलर द्रव्यमान यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान। इस विलेय के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अगर मैंने लिखा WB तो ये हो जाएगा विलेय का भार। ये संकेतों को चैप्टर की शुरुआत से समझना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। विलेय का भार, अगर मैंने लिखा MB तो विलेय का मोलर द्रव्यमान। ओके, अगर मैंने लिखा Na तो ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या। क्या, विलायक के मोलों की संख्या। NB लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा विलेय के मोलों की संख्या। Va लिखा जाएगा तो विलायक का आयतन, और Vb लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा विलेय का आयतन। इज दैट क्लियर, विलायक का आयतन, विलेय का आयतन। तो ये संकेत हम अपने माइंड में बना लें।
और अगर बेटा यहां लिखा गया, मान के चलो मैंने लिखा VS, इसको क्या बोलोगे आप? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस किस का आयतन होगा? विलायक प्लस विलय का आयतन का योग होगा। विलयन का भार, विलयन के भार को मैं क्या लिखूंगा बेटा? WS। विलयन का भार क्या होगा? विलायक का भार प्लस विलय का भार, मतलब WS बराबर हो जाएगा WA प्लस WB। कुछ संकेत समझ में आए? V का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, A नीचे लिखा है विलायक का आयतन, W यानी वेट भार, ठीक है, विलायक का भार, M मतलब मोलर द्रव्यमान, A का मोलर द्रव्यमान, N मतलब मोलों की संख्या बेटा, A के मोलों की संख्या, ओके। विलयन का आयतन, विलयन का भार, और अगर मैंने ये लिख दिया DS, इसका मतलब बताओ? D का मतलब डेंसिटी, घनत्व, S आधार पर लिखा है, इसका मतलब विलयन का घनत्व। बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, ओके। अब मैं आपको वर्गीकरण की तरफ लिए चल रहा हूं। वर्गीकरण का क्या मतलब निकलेगा? वर्गीकरण में क्या बताने जा रहा हूं? देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये विलयन है, तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? आंखों से दिखता है ना, हमें भौतिक अवस्था कैसे पहचान सकते हैं हम लोग कि ये भाई द्रव है, ये ठोस है और ये गैस है। तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होंगे, ठीक है। केवल किसकी बेटा? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार से होंगे, ठीक है ना। ये मैं मिटा रहा हूं बेटा, ठीक। लेकिन आप जब भी मेरी क्लास या हमारे चैनल के किसी भी, आपके स्कूल के किसी भी टीचर की क्लास जब भी अटेंड करें, आपके पास बेटा पेन और कॉपी का होना जरूरी है। मुझे या हमारे और साथियों को कभी बार बार कहने की ये जरूरत ना पड़े कि बेटा लिखिए, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका एक ही काम है, केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि आप उसे अपनी कॉपी में, भले ही आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध हो रहे हैं, लिखे हुए नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें लिखा हुआ है, फिर भी आप रफ कॉपी के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर लिख कर देखेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है, सिल पर हो निशान। समझे कि नहीं? सुनाए ना हम लोगों ने ये दुआ। अभ्यास करते करते ही हम लोगों को, प्रैक्टिस करते करते ही हमें बढ़िया तरीके से उसका अनुभव हो पाएगा, बढ़िया तरीके से हम समझ पाए। ओके बेटा, चलिए। तो मैं आपको जो बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं, अब विलयन का वर्गीकरण मैंने बताया, तो विलयन को इस आधार पर कि उसकी भौतिक अवस्था क्या है, मैं मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकार से बांटूंगा, क्योंकि भौतिक अवस्था जनरली तीन ही है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा द्रव विलयन बेटा, क्या लिखा मैंने? द्रव विलयन या द्रवी विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन बेटा। और थर्ड है हमारा ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, बात समझ में आई? तो द्रव विलयन का मतलब ये होगा, अभी मैंने क्या बताया था आपको, विलायक की परिभाषा बताई थी कि नहीं? अगर विलयन की भौतिक अवस्था द्रव है तो डेफिनेटली इनमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी बेटा? कि सर विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, और विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? तो विलायक की भौतिक अवस्था भी क्या होगी बेटा? द्रव होगी। अच्छा, विलय की भौतिक अवस्था कुछ भी हो सकती है। विलय क्या हो सकता है बेटा? विलय ठोस हो सकता है, विलय द्रव हो सकता है, विलय बेटा गैस हो सकता है, कुछ भी, राइट। विलायक की भौतिक अवस्था द्रव होगी और विलय की भौतिक अवस्था ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब यहां अगर मैं ये कहता हूं कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था देख ली जाए तो विलयन कितने प्रकार के होते, तो आपका जवाब आएगा तीन। केवल इसी कैटेगरी से बन जाएंगे कि नहीं? बोलो कैसे कैसे बनेंगे बेटा? ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन, ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन, ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन। ध्यान से सुनिएगा, ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन। अगर मैं आपको इसके उदाहरण, आपको जो नोट्स मिले उसमें तालिका में बना होगा, दिख रहा है आप लोगों को, टेबल बनी है कि नहीं बेटा? अपने आप को बताइए, ये ठोस का द्रव में बना विलयन, इसका मतलब ये निकलेगा
कि हम ऐसे उदाहरणों वाला विलयन लिखेंगे। अब मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, जैसे नमक का जल में बना हुआ विलयन, तो नमक की भौतिक अवस्था ठोस और जल की भौतिक अवस्था द्रव। या शर्करा का जल में बना हुआ विलयन, ग्लूकोज का जल में बना हुआ विलयन, यूरिया, नमक, शर्करा, यूरिया, चीनी, ग्लूकोज, ये सब प्रकृति में कैसे मिलते हैं बेटा? ठोस अवस्था में मिलते हैं। तो उदाहरण समझ में आया? एक तालिका जो बनी है उसके 4 कॉलम आपको दिख रहे हैं। 4 कॉलम में पहला लिखा गया बेटा विलयन की भौतिक अवस्था, फिर दूसरी कॉलम में लिखा गया विलय की भौतिक अवस्था, तीसरी कॉलम में लिखा गया विलायक की भौतिक अवस्था, और चौथे लास्ट कॉलम में क्या बनाया गया बेटा? एग्जाम्पल बनाया गया। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ठोस का द्रव में विलयन अगर मैं आपको यही बता दूं, ठोस का द्रव में विलयन, तो आप क्या कहोगे कि सर ग्लूकोज का या शर्करा का, कोई भी ले सकते हैं, ग्लूकोज का जल में बना विलयन जलीय विलयन होगा कि नहीं बेटा? जलीय विलयन, राइट। एक हो गया द्रव का द्रव में बना विलयन। दूसरा बेटा द्रव का द्रव में बना विलयन मिल रहा है आपको तालिका में। क्या है वो? अगर एल्कोहल देखा जाए, एथिल एल्कोहल देखा जाए, तो एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है। तो एल्कोहल में, एल्कोहल का जल में बना हुआ विलयन, एल्कोहल का जल में बना विलयन। एल्कोहल की भी भौतिक अवस्था क्या होती है बेटा? द्रव, और जल की भौतिक अवस्था तो होती है बेटा द्रव। तो ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन हो गया, द्रव का द्रव में बना हुआ विलयन हो गया। और चौथा जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है बेटा? गैस का द्रव में बना हुआ विलयन। गैस का द्रव में बना हुआ विलयन, अभी मैंने बताया था ना, गैसें द्रव में घुली होती हैं, जल के अंदर घुली होती हैं। तो आप कह सकते हो कि सर O2 गैस, या कह सकते हो CO2 गैस का जल में बना विलयन, यानी जलीय विलयन। O2 का जल में बना विलयन या CO2 का जलीय विलयन। तो आप देख रहे हैं कि अभी मैंने एक प्रकार लिखा जिसमें अगर मैं विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था को सम्मिलित कर लूं तो कितने हो गए बेटा? 3 प्रकार के, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, और गैस का द्रव में। ओके, गैसीय विलयन आप किसको नाम दोगे बताइए? अब तो जवाब आपका मिल जाना चाहिए कि सर गैसीय वह विलयन होगा जिसमें विलायक क्या होगा? बोलिए बेटा, विलायक क्या होगा? बताइए कि सर विलायक की भौतिक अवस्था तो होगी गैस, होगी कि नहीं? विलायक क्या होगा? गैस। लेकिन विलय कुछ भी हो सकता है, विलय ठोस हो सकता है, राइट, विलय द्रव हो सकता है बेटा, और विलय गैस भी हो सकता है। अब हम इनके एग्जाम्पल पर विचार करेंगे जो आपकी तालिका में बने गए, और मैं आपको इसके अलावा भी कई उदाहरण बता रहा हूं। ओके, तो बेटा ये ध्यान से सुनिएगा। एक ये बन जाएगा ठोस का गैस में, एरो से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? मैं तालिका नहीं बना रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं, उसमें भी समय लगेगा। आप देख रहे हैं, बनी हुई तो ऑलरेडी है ही आपको। ठोस का गैस में, अब यहां उदाहरण को समझिएगा। ठोस का गैस में प्रकृति में एक पदार्थ पाया जाता है कपूर। कपूर देखा है कि नहीं आप लोगों ने? कपूर या कह दे नौसांदर, हालांकि कपूर अलग है, नौसांदर अलग है, मैं बता रहा हूं। कपूर भी ठोस रूप में मिलता है और नौसांदर भी ठोस रूप में मिलता है, और इनके बारे में हम लोगों ने अगर सुना हो तो ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातित। ठोस तो है, गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, लेकिन कमरे के तापक्रम पर तो ठोस है। तो कपूर की भौतिक अवस्था क्या? ठोस। कपूर का N2 गैस में बना विलयन, N2 गैस में, समझ रहे हैं आप? कपूर यानी जो कि ठोस है, गैस यानी N2, तो कपूर का N2 गैस में बना हुआ विलयन इस उदाहरण में लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए द्रव का गैस में बना हुआ विलयन बेटा, द्रव का गैस में बना हुआ विलयन, समझ रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ठीक है, मैं तालिका भी बना दूंगा, कोई ऐसी अगर दिक्कत आ रही है तो। फिलहाल ऑलरेडी है ना आपके पास, इसलिए मैं नहीं बनाई। द्रव बेटा जैसे क्लोरोफॉर्म बेटा, क्या? क्लोरोफॉर्म। अगर आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म के बारे में नहीं सुना तो मैं बता दूं, बेहोश कर देता है ये। सूत्र होता है इसका CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में बना विलयन, N2 गैस में, ठीक है? क्या समझ रहे हैं आप लोग? देखिएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। द्रव का गैस में बना हुआ विलयन क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में बना विलयन। क्लोरोफॉर्म द्रव में होता है और N2 तो गैस है ही है। और तीसरा प्रकार क्या बनाया बेटा मैंने?
गैस का गैस में बने हुए विलयन का उदाहरण मैं बोलने जा रहा हूं। किसका? गैस का गैस में बना हुआ विलयन, गैस का गैस में बना हुआ विलयन। तो आप देख सकते हैं, यू कह सकते हैं O2 प्लस N2 का मिश्रण बेटा। O2 भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो O2 और N2 गैसों का अगर मिश्रण है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? दोनों गैस डैश गैस मिश्रण कहलाएगा। गैस डैश गैस समांगी मिश्रण यानी गैस डैश गैस विलयन कहलाएगा। 6 प्रकार हो गए, 3 इसके बने। अब रह गया बेटा आपका क्या? ठोस विलयन। इस ठोस विलयन को मैं आपको इधर समझाऊंगा, भाषा में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने इसलिए नहीं हटाया ताकि आप बोर्ड पर इस बात को देख सके, ठीक है। तो ठोस, इसमें क्या होगा बेटा? विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक कौन होगा बेटा? ठोस। जैसा कि आप इसके नाम से पता चल रहा है, विलय कुछ भी हो सकता है बेटा। विलय क्या हो सकता है? विलय ठोस हो सकता है, विलय द्रव हो सकता है, विलय गैस हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन विलायक हमेशा ठोस होगा। अब इनके भी उदाहरण जो आपकी तालिका में बने हुए हैं, मैं इनके उदाहरणों से आप लोगों को परिचित करवाऊं। तो ठोस का पहला उदाहरण मैंने बताया आपको, ठोस का ठोस में बना विलयन। तो जितनी भी मिश्र धातुएं होती है ना, मिश्र धातु, और मिश्र धातु यानी अलॉयज में अगर मैं द्विअंगी विलयनों की बात करूं, अगर मान के चलो, ठीक है ना, कहना चाहिए अलॉयज यानी इसका मतलब हो गया आपका मिश्र धातुओं में 2 या 2 से ज्यादा भी घटक हो सकते हैं। अगर मैं 2 तक ही रहता हूं तो उसमें पीतल लिखा जा सकता है बेटा। इस उदाहरण में आपका पीतल आ जाएगा। पीतल मतलब हो गया ब्रास, जो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, या 2 कोई भी और अन्य धातुएं ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, उनका मिश्रण भी इसी कैटेगरी में आपके लिए आ जाएगा। अच्छा देखिए, द्रव का ठोस में बना हुआ विलयन, इस उदाहरण पर विचार करें हम लोग बेटा। द्रव का गुनगुनाइए बेटा, द्रव का ठोस में, ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में बना हुआ विलयन। अब देखिए, हमारा जो पारा मरकरी जो है ना बेटा, मरकरी प्रकृति में द्रव रूप में पाई जाती है। तो मरकरी को अगर सोडियम में, सोडियम ठोस रूप में पाया जाता है, तो मरकरी को अगर सोडियम में मिश्रण बना दिया जाए तो इसे बोलते हैं अपन क्या? सोडियम अमलगम। अमलगम का मतलब हो गया 2 घटकों में से एक घटक मरकरी जरूर होगा, अमलगम। अगर मैंने कहा गोल्ड अमलगम तो इसका क्या मतलब निकलेगा? एक घटक तो मरकरी और दूसरा गोल्ड यानी सोना है। तो सोडियम जो ठोस है और मरकरी यानी द्रव है, तो अपन कह सकते हैं कि मरकरी का सोडियम में बना हुआ विलयन अर्थात सोडियम अमलगम। तो मैं यहां लिख दूं बेटा, ये आपके पास ऑलरेडी लिखा है सोडियम। तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा बेटा, ध्यान से उसकी भौतिक अवस्था को समझकर। सोडियम अमलगम दिखाई दे रहा है, देखो बेटा नीचे जो मैंने लिखा है, सोडियम अमलगम। ओके, इसके बाद गैस का ठोस में बना हुआ विलयन, गैस का ठोस में, क्योंकि जो ज्यादा है वो विलायक है। गैस का ठोस में विलयन, इसका एक इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं। गैस का ठोस में इंटरेस्टिंग उदाहरण इसलिए कह रहा हूं, वो कई जगह सुनने में नजर आएगा आपको, 11th में भी आपने सुना है अगर आप देखेंगे। तो मैं ये बता रहा हूं गैस का ठोस में है, ठीक है ना, इधर लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको, गैस का ठोस में बेटा। अब देखिए, बहुत सारी धातुएं जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल, ठोस धातुएं हो गई। तो हाइड्रोजन जो गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस जब पीडी में, हाइड्रोजन गैस जब प्लेटिनम में, और हाइड्रोजन गैस जब निकिल में, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में, हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम में, या हाइड्रोजन गैस का निकिल में, तो गैस, हाइड्रोजन, ठोस, ये धातुएं हो गई। तो इनका, इनमें जब अधिशोषण होता है तो वो बना हुआ विलयन गैस का ठोस में बना हुआ विलयन कहलाता है। अब बताइए क्या परेशानी है आपको? तालिका समझ में आ गई, विलयन के प्रकार समझ में आ गए। एक बार अपने आप को 2 मिनट के अंदर इसको मैं आपको दोबारा फिर फिनिश कराऊंगा। आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं बेटा, कि वैसे विलयन 3 प्रकार के हुए, लेकिन ओवरऑल विलयन 9 प्रकार के हो गए। अगर विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था को शामिल कर लिया जाए तो विलयन कुल 9 टाइप्स के हो गए बेटा। 3 यहां बनेंगे, 3 यहां बनेंगे, और 3 ये वाली कैटेगरी होगी। उदाहरण तो आपके समझ में आ गया। ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन, तो आप कह सकते हो शर्करा या ग्लूकोज या यूरिया का जल में बना हुआ विलयन। द्रव का जल में बना हुआ, द्रव का द्रव में तो अल्कोहल का जल में विलयन बन गया बेटा, ठीक है। गैस का द्रव में विलयन, तो आप कह सकते हो O2 का जल में विलयन या CO2 का जल में विलयन हो गया बेटा। गैसीय विलयनों में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होगी। तो ठोस का गैस में, ठोस का गैस में, कपूर प्रकृति में ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो कपूर का N2 गैस में जो विलयन बनेगा बेटा, वो इसी कैटेगरी में आएगा। ओके, द्रव का गैस में, द्रव
तो क्लोरोफॉर्म प्रकृति में द्रव रूप में मिलता है, तो इसका यानी क्लोरोफॉर्म का N2 में बना हुआ विलयन इस कैटेगरी में आ जाएगा। गैस का गैस में बना हुआ विलयन, तो किन्हीं भी दो गैस है O2 और N2 और भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, वो दो गैसें अगर आपस में मिली हो तो वो गैस का गैस में बना हुआ विलयन कहलाएगा। ओके, ठोस विलयन भी होते हैं जिनमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती है। इज दैट क्लियर? तो विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, तो ठोस का ठोस में इसमें मिश्र धातु कोई भी ले सकते हैं, पीतल ले सकते हैं, कांसा ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, कॉपर प्लस गोल्ड ले सकते हैं आप लोग, सोने के अंदर कॉपर मिला होता है, तांबा मिला होता है आभूषण बनाने के लिए, वो भी ले सकते हैं आप लोग। द्रव का ठोस में बना हुआ विलयन हो गया सोडियम अमलगम बेटा, सोडियम मरकरी हो गई बेटा, मरकरी, ठीक है, जो द्रव होती है, और ठोस कौन हो गया सोडियम, तो सोडियम अमलगम यानी मरकरी का सोडियम में बना हुआ विलयन। गैस का ठोस में बना विलयन तो गैस हो गई हाइड्रोजन, और ये धातुएं कैसी प्रकृति में पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती है। तो H2 गैस का Pt Pd Ni इनमें जो अधिशोषण हो चुका होता है, गैसें जो अधिशोषित हो चुकी होती है बेटा, तो उस स्थिति में ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण या विलयन कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब हमारे लिए आगे समझ, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट इसका, अगर आपको देखना है तो। वैसे ये सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आपके पास में पीडीएफ के अंदर फाइल है। ओके, चलिए, तो मैं अब विलयन के प्रकार वर्गीकरण से आगे बढ़ता हूं। विलयन के वर्गीकरण को और भी आधार बनाए जा सकते हैं, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। विलयन के वर्गीकरण को अपन और भी कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। संतृप्त विलयन क्यों? जिसमें विलय की और अधिक मात्रा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और विलय नहीं किया जा सकता। असंतृप्त क्या है? जिसमें विलय की मात्रा और घोली जा सकती है। ओके, अति संतृप्त क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा उसकी संतृप्त अवस्था से ज्यादा घुली हो, उसे सुपर सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके बेटा, चलिए, खैर मैं आपको जो बता रहा हूं वो जो नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, अब मैं आपको बात जो कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही पार्ट हमारा समझने और सुनने लायक है तो सभी के पार्ट। मैंने बेटा बनाया एक विलयन बनाया, जब मैंने विलयन बनाया है तो चूंकि मैंने उसमें जो घटक मिलाया अभी मिलाया वो मुझे मालूम है, यानी मुझे कितना मैंने विलय लिया और कितने विलायक में से डाला है तो मालूम है कि नहीं। विलय की मात्रा मालूम है और विलायक की मात्रा मालूम है, और विलय की मात्रा मालूम हो, विलायक की मात्रा मालूम हो, और उसको अगर हम लोग तराजू पर रख दे वजन तौलने के लिए तो विलयन की मात्रा ग्रामों में या किलोग्राम में निकल आएगी, मतलब भार के मात्रकों में निकल आएगी। तोलेंगे तो भार के मात्रकों में आएगी कि नहीं। और उसको अगर मापक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, जैसे हम लोग दूध मापते हैं कि नहीं, दूध तुल के तो आता नहीं है बेटा, तराजू पर रखकर तो नहीं आता, उसके लीटर होते हैं, उसको हम भाषा लीटर कहते हैं, मैं उसको केमिस्ट्री की भाषा में मापक सिलेंडर कह रहा हूं आपको, ठीक है ना, जिसमें अंश अंकित है। अगर मान के चलो 100 ml 200 ml 300, इसको कहेंगे अपन मापा हमने। तो अगर उसे तराजू पर रखा जाए तो तौला गया तो वो भार के मात्रकों में आएगा, ग्राम किलोग्राम में आएगा, और उसको अगर उस मापक फ्लास्क में भर दिया जाए तो वो आयतन के मात्रकों में आएगा, मिलीलीटर और लीटर में आएगा। इज दैट क्लियर? विलय की मैंने मात्रा मालूम है, मैंने तौला या मापा, विलायक की मात्रा मुझे मालूम है, तौला या मापा, और डालने के बाद जब विलयन बना तो मैं उसको तौल सकता हूं या माप सकता हूं। इसका मतलब यहीं से आपके लिए एक नई मैं आपको हेडिंग बना रहा हूं, विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, विलयन की सांद्रता। अब इस विलयन की सांद्रता का अर्थ बेटा ये है, विलयन की सांद्रता का अर्थ ये हो गया बेटा कि विलायक की निश्चित मात्रा, ठीक है। अब निश्चित मात्रा में बेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आयतन के मात्रक हो सकते हैं, आयतन के मात्रक मतलब लीटर मिलीलीटर हो सकते हैं, या फिर बेटा भार के मात्रक हो सकते हैं, ग्राम किलोग्राम। ओके, तो आयतन के मात्रक या भार के मात्रक, तो विलायक की निश्चित मात्रा, या फिर ये कह सकते हैं विलयन की निश्चित मात्रा, वो भी वही भार या आयतन कुछ भी हो सकता है। में घुली हुई विलय की निश्चित मात्रा को अपन विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई, निश्चित मात्रा का मतलब हो गया मैंने उसे बनाया तो मुझे मालूम है उसके अंदर विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है, इसे अपन कहते हैं उस विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता बराबर क्या होगी बेटा? विलय की निश्चित मात्रा बटे विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा। अब वो निश्चित मात्रा जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, मात्रा, वो मात्रा या तो बेटा भार के मात्रकों में होगी बेटा,
और भार के मात्रक क्या होंगे बेटा, ग्राम या किलोग्रामों में अपन कह सकते हैं उसको, होते हैं कि नहीं। यह होगा बेटा आयतन के मात्रक होंगे उसके, ठीक है ना, मापा जाए तो आयतन, आयतन के मात्रकों को मिलीलीटर या बेटा लीटर में व्यक्त करेंगे हम लोग, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि सीजीएस पद्धति उपयोग में ला रहे हो क्या आप लोग, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति उपयोग में ला रहे हो, ओके। तो सांद्रता का मतलब समझ में आ गया आपको। आपको एक विलयन दिया गया, जैसे मैंने लिखा 15% W/V लिख कर दिया, मान के चलो एक विलयन है जिसको जो ऐसे लिखा गया है। दूसरा एक और विलयन है जो ऐसे लिखा गया 8% V/V। तीसरा एक और विलयन है जो ऐसे लिखा गया है 6.5% W/W। या एक विलयन है जो ये लिखा गया 1.5 कैपिटल M। या एक और विलयन है जो लिखा गया 2N। या एक और विलयन है जो लिखा गया है बेटा 15 ppm। या एक और विलयन है जो लिखा गया है, ठीक है ना, आपका मैंने लिखा 1.25 स्मॉल m। तो ये जो मैंने लिखे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे, या मैंने लिखा 15 ग्राम प्रति लीटर, ये सब क्या है, ये जो लिखा गया है दरअसल ये उस विलयन की सांद्रता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी इकाइयां हैं बेटा, जिनको हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, 12वीं में तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को। अगला मेरा जब वीडियो आपको आगे वाला आएगा ना, उससे पहले आप लोगों को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जो ऑलमोस्ट आपको वीडियो पीडीएफ में मैंने दिए पहुंच जाएंगे आप लोगों को, या 11वीं क्लास की बुक में। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28। जल्दी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना, आपके पास लिखा हुआ है नोट्स में, तो आपके पास जा रहा, उनको याद करिए क्योंकि उसी से मोलर द्रव्यमान बनेगा और इसमें मोलर द्रव्यमान का बहुत अधिक रोल है, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये लिखा गया ना बेटा, अब इसका देखिए मतलब क्या है, इसका मतलब होगा 15%। अब ये परसेंट लिखा है और परसेंट क्या मतलब होता है 100 में, तो इसका मतलब यहां ये होगा कि विलयन के 100 ml में। अब मैंने ml क्यों लिखा गया, तो नीचे क्या लिखा है बेटा, विलयन के लिए लिखा गया, विलयन का आयतन लिखा गया है, ठीक है। तो विलयन के 100 ml आयतन में या 100 ml में 15% W मतलब भार का मात्रक, 15 ग्राम विलय घुला हुआ है। अगर कोई विलयन ऐसा हो जो 100 ml हो और उसमें 15 ग्राम विलय घुला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 15% भार डैश आयतन प्रतिशतता, W/V कहना, या भार डैश आयतन प्रतिशतता कह सकते हैं। 8% V/V, देखिए ऊपर भी वॉल्यूम का मात्रक आएगा, आयतन का मात्रक, नीचे भी वॉल्यूम यानी आयतन का मात्रक, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो आप कह सकते हो आयतन प्रतिशतता, क्योंकि दोनों में समान है। इसमें नहीं कहेंगे भार डैश आयतन प्रतिशतता बोलेंगे, इसमें दोनों समान है, इसको कह सकते हैं अपन क्या, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता, विलयन के 100 ml में 8 ml, विलयन के 100 ml में 8 ml विलय घुला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, 6.5% W/W को, इसको बोलेंगे विलयन के 100 ग्राम में। अब 100 ग्राम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विलयन की मात्रा को भार के मात्रकों में व्यक्त किया गया होगा बेटा, परसेंटेज लिखा है इसलिए 100 ग्राम कहना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना। विलयन के 100 ग्राम में 6.5 ग्राम विलय घुला हुआ है, विलय की मात्रा भी भार के मात्रकों में और विलयन की मात्रा भी भार के मात्रकों में, ओके। ये क्या है, दरअसल ये m सांद्रता की एक इकाई होती है जिसको कहते हैं मोलरता। अपन पढ़ेंगे, आप भी जानते हो, पढ़कर भी आए होंगे, नोट्स में तो मिलेगी आपको मोलरता। 1.5 मोलरता की जब परिभाषा आएगी आपको मैं समझाऊंगा, इसका मतलब मैं आपको यहां सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 1 लीटर विलयन में विलय का 1.5 मोल घुला हुआ है। 1.5 मोल विलय के कितने में घुला हुआ है बेटा, 1 लीटर में घुला हुआ है। विलयन का टोटल आयतन 1 लीटर है, जिसमें विलय का 1.5 मोल घुला हुआ है। मोल आप तब निकाल पाएंगे जब आपको मोलर द्रव्यमान मालूम होगा तब, ठीक है। ये मोललता है, कैपिटल M मोलरता है और ये मोललता है, ये नॉर्मलता है, सांद्रता की इकाई, ये पार्ट्स पर मिलियन है और ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर है। इसका मतलब हो गया 1 लीटर में विलय का 15 ग्राम घुला हुआ है, इसका मतलब हो गया मिलियन, मिलियन कहते 10 लाख को, 10 लाख में 15 भाग घुला हुआ है, विलय का 15 भाग। भाग क्यों कह रहा हूं,
तो ये डिपेंड करेगा कि पीपीएम वगैरह भी 3 प्रकार की होती है कि वो किसके मात्रकों में उपयोग में की जाती है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 2 नॉर्मलता का विलयन, 1.25 मोललता, मोलरता, मोललता, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग चीज है, ठीक है ना, है सांद्रता की। तो सांद्रता की बहुत सारी इकाइयां होगी बेटा, भार डैश आयतन प्रतिशतता, आयतन डैश आयतन, या शॉर्टकट में कह दो आयतन प्रतिशतता, केवल भार प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, और इसी तरह से होता पीपीबी। अब बताइए बेटा, तो ये शुरुआत कर दी मैंने आप लोगों को कि सांद्रता की विभिन्न इकाइयों को हम लोगों को स्टडी करना है। ओके बेटा, तो उम्मीद है कि आप लोग नोट्स को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो नोट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, और रफ कॉपी पर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो के कमेंट में, लाइव वीडियो के कमेंट में नहीं, बाकी कमेंट में भी जरूर बताएंगे कि सर आप इस तरह से और इंप्रूव करिए, वीडियो क्वालिटी, वॉइस कैसी आ रही है, पढ़ाना कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।